गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 2 11 13 से कंटिन्यू करना था ना। 13 टू 17। 13 बहुत इजी है, ठीक है ना, डायरेक्टली फैक्टर हो जाता है। फाइंड एक्स फाइंड वाई, ठीक। और तुम सोचना कि एक्स और वाई निकलेगा कैसे, ठीक, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने। तो 3 पॉसिबल आंसर आए थे, 4, 12, 12, 4, 6, 6। तो आई एम श्योर कि तुम प्रोबेबिलिटी लिख लोगे। 14 का बी, ए और बी एक्चुअली सेम थॉट के क्वेश्चन है, नो डिफरेंस। डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया अब आगे से देखना कि मैं किस तरीके से डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स करता हूं, है ना। तो एक ही प्रॉब्लम से थॉट आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तुमको डिविजिबिलिटी बाई 8 में इंटरेस्ट है, राइट। एक्स एंड वाई आर होल नंबर्स। तो मैंने क्या किया, 8 से डिविजिबिलिटी में इंटरेस्ट है ना, तो किसी भी नंबर का पर पॉसिबिलिटीज मैंने इमेजिन किए। इट मे बी 8k, इट मे बी 8k प्लस 1, 2, मानते हो ये सारे पॉसिबिलिटीज इक्वली लाइकली होंगे। सोचो, एनी होल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k या 8k प्लस 1, तो ये सब बराबर बराबर होंगे ना प्रोबेबिलिटी, ठीक। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अब लेट अस टॉक अबाउट एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब में आई गेस कि ये सारे नंबर तो तुम इजीली बोल दोगे कि ये सब 8 से डिविजिबल आएंगे। क्यूब करके देख लो, ठीक। तो एवरी नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाई 8। बाकी पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो अगर मैं इस केस की बात करता हूं, तो इफ यू टेक एक्स क्यूब, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कुछ ऐसा नंबर होने वाला है। 3 प्लस 3 का क्यूब 27, विच इज प्लस 3 अगेन। आराम से सोचो ये क्या किया मैंने, ठीक। 125, 120 प्लस 5, यार 7 का क्यूब तो मेरे को ही नहीं आता। 49 इंटू 7, ठीक, वो तुम करना। तो सिमेट्री बता रही है कि ये भी +7 ही आया होगा, ठीक। तो आई एम श्योर कि तुम इतना एफर्ट तुम खुद से कर लोगे। अब तुम चाहते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू बी डिविजिबल बाई 8। तो एक पॉसिबिलिटी कि दोनों ही एक्स क्यूब एज वेल एज वाई क्यूब दोनों ही, ठीक है, ये फॉर्म के आ जाए कि सर एक्स क्यूब भी 8k है, 343। हाँ ठीक है आशीष, तो 343 को यू विल राइट, तो वो +7 ही आएगा, राइट। ओके, तो बोथ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर ऑफ द फॉर्म 8k। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो चलो प्रोबेबिलिटी लिखवा देते हैं, बोथ ऑफ द फॉर्म 8k। तो क्या तुमको लगता है कि सर 8k एक्स क्यूब के आने के लिए देर आर 4 पॉसिबल वेज, 1, 2, 3, 4, मतलब 4/8 इज द प्रोबेबिलिटी, 4। सही भाई, x की बात कर रहे हो ना कि सर x इज व्हाट, तो x पर मैंने बता दिया कि यू कैन टेक x ऑफ द फॉर्म 8k, 8k प्लस 2, 8k प्लस 4, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/8, ठीक। नाउ सेम इज फॉर y, फाइन। और एक्स क्यूब इज ऑफ द फॉर्म +1, कि सर ये +1 फॉर्म का है। तो व्हाट यू वांट y क्यूब टू बी, तो y क्यूब शुड बी +7 फॉर्म,
सही। बस ऐसे तुम सारे पॉसिबल केसेस गिन लो कि सर ये +1, ये +7, अगला +3, तो अगला +5, या फिर +5 +3 भाई x और x³ है ना यार, +7 +1। तुमको लगता है कि सर ये ही पॉसिबिलिटीज होंगे, इसके अलावा नो अदर पॉसिबिलिटी लेफ्ट? सोचो सोचो। ठीक, तो मुझे लगता है कि अब तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। आई वॉन्ट दिस टू हैपन, +1 +7। तो क्या देख पा रहे हो कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/8 है। 1/8। अरे मैंने x³ की बात की है। फिर +7 वो भी 1/8। यार 8 तो नीचे लिख ही रखा है तुमने, सही है ना? 1 × 1। क्या तुमको लगता है कि सर ये जितने केस आपने लिखे हैं, +3 +5 +5 +3 +7 +1, ये सबका आंसर यही है, 1 × 1/8 × 8? तो कुछ लोग समझ गए, इज द राइट आंसर। तो डिविजिबिलिटी के आगे जब भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये आइडिया तुमको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है कि हाउ टू थिंक डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 7, है ना? तो ये थॉट प्रोसेस बहुत काम देती है, तुमको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम में बाहर निकाल के ले आएगी कि देखो कितनी आसानी से हो गया, है ना? कंसेप्ट क्लियर? बस अब मुझे लगता है कि इसी आइडिया से यू कैन योर सेल्फ डू x² - y², है ना? बस इसमें ध्यान रखना कि नंबर लिमिटेड हैं 1 से 3n। हालांकि तुम लकी हो कि सर वो 1 से 3n है, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, पहला नंबर लेने के बाद अगले नंबर की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि सेम नंबर नहीं ले सकते ना, आई थिंक। हाँ, सेम नंबर यू कैन नॉट टेक बिकॉज 2 नंबर्स आर टेकन साइमल्टेनियसली। तो दोनों अलग अलग नंबर होंगे। तो कर लोगे ना कि सर सेम थॉट प्रोसेस से करो, x को 3k, 3k + 1, 3k + 2, उससे फट से सवाल बन जाएगा, ठीक है ना? वैसे तो सेकंड फर्स्ट पार्ट को करने का एक इजी तरीका और भी था कि इसको तुम x - y × x + y लिख के भी कर सकते थे, ठीक? तो जो लोग x - y x + y लिख के करेंगे उनके लिए एक तरीका तो ये हो गया कि नहीं करा दो, तो नहीं, चलो अब रुक जाता हूं, ठीक है ना? ओके, अप टू 15, एनी अदर? 15 में प्रॉब्लम का मतलब तो तुमने समझ लिया था। इफ ही मिसेस एट अ डिस्टेंस na, एनिमल एस्केप, फाइंड द ऑड अगेंस्ट हंटर। तो मतलब एनिमल एस्केप हो जाने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना? तो एनिमल हिट निकाल करके 1-, ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी लिखी हुई है? ही फायर्स, अच्छा शूटिंग का दिया हुआ है। तो एनिमल के हिट होने की प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं। तो एनिमल हिट में पॉसिबिलिटीज बनेंगे, है ना? पहले में हिट हो गया, दूसरे में हिट हो गया, और जब पहले में दूसरे में हिट हुआ इसका मतलब है पहले में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ, ठीक? तो उसके बजाय मैं 1- नॉट हिट इन एनी, किसी में भी हिट नहीं हुआ, ये ज्यादा आसान रहेगा ना कि 2a r = 2a पर एनिमल है और हिट कर एंड मिस हो गया, 3a पर मिस हो गया, 4a पर मिस हो गया, सही है? तो इफ यू डू 1 - दैट, तो किसी ना किसी में वो हिट हुआ होगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू राइट द प्रोबेबिलिटी हियर, मिस्ड एट 2a, एट 3a, है ना? कहां तक? अप टू na। तो r पर
शूट कर देने की प्रोबेबिलिटी है ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो ना कि सर आर पर मिस हो गया। 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ही मिस्ड। और तुम क्या चाहते हो, कहां कहां मिस करे? फ्रॉम 2a है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2a से लेकर na तक तुम चाहते हो कि वो मिस हो जाए। तो जिसको अकल है वो जानता है कि सर एंड कर रहे हो ना, एट आर इक्वल टू 2a एंड 3a एंड, तो मल्टीप्लाई हो गया। कुछ लोग समझ गए। अब कुछ समझदार लोग हो सकता है मुझे कहें कि सर ये एक काम करते हैं ना, आर नहीं लेके वाई नॉट वी राइट सम के 2 से लेकर n। तो आर को मैंने के ए लिख दिया। आराम से सोचना, आर इज के ए। अब ये प्रोडक्ट तो तुम खुद से कर सकते हो, और के की वैल्यू लिखवा दी ना मैंने। तो मल्टीप्लीकेशन शायद मैंने तुमको सीक्वेंस में करना सिखा दिया था। ध्यान रखना, अब मैं आगे ये सब बातों का ध्यान रखूंगा, क्योंकि लिमिट्स वगैरह चैप्टर में मेरे को फिर जरूरत पड़ेगी। तो आई विल नॉट टेल वॉट एवर इज डन बिफोर, है ना। तो कुछ लोगों को पता है कि सर ये के माइनस वन अपॉन के आप दो प्रोडक्ट करके करोगे, है ना, ऐसा सीक्वेंस में कहीं यूज हुआ है। के माइनस वन अपॉन के, इससे आपको कैंसिलेशन आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो जाएगा। बस अब तो ओरली लिखते चले जाएंगे कि लेट्स ऑब्टेन दिस, लेट्स ऑब्टेन दिस। तो ओरल दिख जाएगा कि सर के बराबर n पर ये सेव होगा और k बराबर 2 पर ये सेव होगा। तो 1 अपॉन n इज द आंसर टू दिस। और इसी तरह से k बराबर n पर ये सेव होगा और 2 पर ये सेव होगा, n प्लस 1 अपॉन 2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग है, ध्यान रखना। अब इससे तुम ऑड अगेंस्ट खुद लिख लेना। 17 m consecutive heads, at least m consecutive heads। अच्छा प्रॉब्लम है। कॉइन इज टॉस्ड, at least m consecutive heads। तो इसमें केसेस बना के किए मैंने। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट आई गेट m consecutive heads, ठीक, m। नाउ यू सेड at least m consecutive, तो आई सेड कि यार इसके आगे कुछ भी आने दो, हेड टेल आई अलाउड, कुछ भी आ सकता है यहां पर, ठीक। तो मानते हो अगर ये भी हेड आ गया तो मोर देन m हेड हो गए। अगर ये दोनों हेड आ गए तो समझ पा रहे हो, तो m या m से ज्यादा के सारे केस इसमें कवर हो रहे हैं, जिसमें मैंने एंश्योर किया है कि आपके जो शुरू के m हैं, फर्स्ट m, वो कंसेक्यूटिव तो गारंटी होगा, राइट। नाउ आई सेड कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव, एटलीस्ट m, तो दे आर अगेन m इन नंबर। लेकिन अब अगर तुम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे कि सर इस केस का आंसर और इस केस का आंसर को कॉमन आंसर ना आ जाए, है ना, तो यहां पर तुम मुझे हेड टेल दोनों अलाउ नहीं करोगे। क्योंकि अगर तुमने मुझे यहां हेड टेल दोनों अलाउ कर दिया और मान लो यहां भी हेड आ गया, तो मानते हो इस केस का आंसर और इस केस के आंसर में कॉमन आंसर मिल जाएंगे। बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो मैंने इन दोनों के केस में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि यार कोई कॉमन आंसर ना आ जाए, मैंने कहा इसको तुम टेल करो, राइट। और आगे मैंने फिर अलाउ कर दिया तुमको, क्योंकि m से ज्यादा कंसेक्यूटिव हेड भी है तब भी तो अलाउड है, ठीक, एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव। अब इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड प्लेस आई गेट एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव, सही। लेकिन अगेन जिसको अकल है वो कहेगा कि सर ये जो दो प्लेसेस है ना, अब आप दोनों प्लेसेस को टेल मत बोलो, सिर्फ एक टेल बहुत है। फर्स्ट को आने दो ना, हेड टेल कुछ भी आने दो।
आई एम श्योर ये जो 3 पॉसिबिलिटीज आपने लिखवाई है, इन 3 पॉसिबिलिटीज में कॉमन आंसर नहीं होंगे। सोचो इस बारे में, ठीक है ना, कि फर्स्ट 3 पॉसिबिलिटीज आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉमन आंसर। अगेन हेड टेल, ठीक। बस इस तरह से करते हुए समझ जाओगे कि नाउ लास्ट एम कंसेक्यूटिव एंश्योर किया मैंने, तो तुम इसके आगे के सारे थोड़ी मुझे बता दोगे, तुम इसके आगे का सिर्फ एक बताओगे कि सर इसके फर्स्ट टेल, और यहां आप कुछ भी आने दो। सही। तो ये सारे केसेस में तुमको कोई भी कॉमन केस नहीं मिलने वाला, ठीक। अब जैसे ये केस है, इसमें तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आ सकता है कि सर कहीं ऐसा ना हो ये जो अपने नंबर ऑफ क्रॉस बनाए हैं, ये नंबर ऑफ क्रॉस m या m से ज्यादा हो, ऐसा दिमाग में आ सकता है ना। तो तुम अगर सवाल पढ़ोगे ना, तो वहां पर एक छोटी सी कंडीशन लिखी हुई है ना, देखो एक कंडीशन लिखी हुई है, m इज मोर देन n। सही है। तो टोटल कितने थे, m प्लस n थे ना, ठीक। तो ये m तो कंज्यूम हो गए, तो इस इतने पूरे को मिलाकर के n है n, तो जो n है ना वो m से छोटा है। तो यहां पर जो तुम कह रहे हो ना कि m कंसेक्यूटिव हेड, वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, यू विल नॉट गेट कंसेक्यूटिव m हेड्स। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर कि ये जितने केसेस आपने बनाए हैं उसमें कोई कॉमन केसेस नहीं है, ठीक। अब आंसर लिखने में तो कोई टेंशन है ही नहीं कि सर ये m कंसेक्यूटिव हेड 1/2 पावर m, और यहां तो आपने अलाउ कर दिया ना हेड टेल 1 1 1, हियर 2 की पावर m प्लस 1, m और एक m प्लस 1, टेल हेड 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 प्रोबेबिलिटी, और ये सब 1। तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 2 की पावर m प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स, है ना। तो कॉमन सेंस से कह दो कि सर टेल एट फर्स्ट पोजीशन, टेल एट सेकंड पोजीशन, दिस इज टेल एट nth पोजीशन। तो आई एम गेटिंग 2 की पावर m प्लस 1 n टाइम्स। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस। इजी। up to 21 quickly. Done. Discussion over. जल्दी बोलो भाई। यार 18 इनइक्वालिटी आराम से बन रही थी यार, m रेड n ब्लू, ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था। दे हैव सेम कलर, तो तुमने लिख लो mc2 प्लस nc2 अपॉन m प्लस nc2 इज हाफ। तो इससे आफ्टर मैनिपुलेशन कुछ ऐसा रिजल्ट आया था, जो लोग करेंगे उनका आएगा, ये आया था, ठीक। इज लेस इक्वल टू 101, फाइंड लार्जेस्ट m। तो यार m को n से बड़ा मानने में कोई तकलीफ थोड़ी है कि सर मैं m माइनस n लेस इक्वल टू रूट 101, m की हाईएस्ट वैल्यू निकालने जा रहा हूं। नाउ वन मोर रिलेशन आई नो, m प्लस n लेस इक्वल टू 101, बस यहां से m निकाल दिया, लेस इक्वल टू बाई 2। कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी क्या? नहीं। तो इसकी रफली वैल्यू निकाल लेना कितनी आई, है ना। 18 अलग है, मतलब क्या बात कर रहे हो। शीट, यही शीट तो होगी। टोटल कितने क्वेश्चंस है? ये 19th है। अच्छा 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 19th ही बता रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, शीट सेम है। 19th ही मैंने पढ़ दिया गलती से, 18 करना था, तो ये हटा दूं ये हटा दूं ना फिर तो। हाँ ठीक है, वो बाई मिस्टेक पढ़ लिया मैंने। तो अरे हो गया, तब तो हो ही गया, तब तो है ना। चलो
तो यहां से आई थिंक एम मैक्स आ गया। और चाहो तो एक तुमको एक क्वाड्रेटिक में फैक्ट याद है कि सर अपने क्वाड्रेटिक में एक बात बताई थी, एम प्लस एन एम माइनस एन दोनों सेम नेचर के नंबर होते हैं। कुछ लोगों को ये बात याद है ना, एम प्लस एन एम माइनस एन। ओरली तुम जानते हो सर एम माइनस एन में 2n जोड़ दो, एक इवन नंबर अगर जोड़ोगे तो ऑड रिमेन्स ऑड, और इवन में अगर इवन जोड़ोगे तो इवन रिमेन्स इवन। तो m माइनस एन एम प्लस एन दोनों ही सेम नेचर के नंबर है, ध्यान रखना। तो ये जो क्वांटिटी है इसको जब इंटीजर बनाओगे तो अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड होना चाहिए। तो 101 का नियरेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? मेरे ख्याल से 9 होगा, 9। सही कहा ना मैंने? तो इफ यू टेक दिस 101 यू विल हैव टू टेक दिस, क्या कहते हैं, 9। मेरे ख्याल से बात समझ गए, ठीक। तो बस उसके थ्रू m निकल आया। बाकी m आने के बाद तुम एक काम करना कि जब m आ जाए और n आ जाए तो एक बार इस इक्वेशन में पुट करके जरूर चेक कर लेना कि आपकी ये इक्वेशन वैलिड आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो जहां तक मेरा मानना है वैलिड आ जाती है। 18 बोला था ना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 lots of identical articles standard and defective, n articles in first of which n are defective, capital M, ठीक। article selected from the new lot is defective। मुझे बताओ ये न्यू लॉट है, दिस इज द न्यू लॉट। अब जो भी आर्टिकल तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव लिखनी है कि मैंने न्यू लॉट से आर्टिकल निकाला एंड दैट इज डिफेक्टिव, सही। m प्लस एन सी टू बोला था मैंने, है ना। एम सी टू एन सी टू अपॉन एम प्लस एन सी टू की कैलकुलेशन बताई थी कि वो आती है, समझ गए। तो आई थिंक आर्टिकल फ्रॉम न्यू लॉट इज डिफेक्टिव। तो मानते हो जो न्यू लॉट से आर्टिकल निकालोगे उस पर 2 पॉसिबिलिटी है, इट बिलोंग टू लॉट ए, इट बिलोंग टू लॉट बी। बुद्धि लगाओ। एंड आर्टिकल ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो मेरे ख्याल से आर्टिकल ड्रॉन डिफेक्टिव पर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इट इज फ्रॉम ए लॉट एंड डिफेक्टिव। सोचो, इट इज फ्रॉम बी लॉट एंड डिफेक्टिव। अब चलो, न्यू लॉट में जो आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम लॉट ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पढ़ो सवाल को कि न्यू लॉट में टोटल कितने आर्टिकल थे। अरे बताओ यार, टोटल कितने आर्टिकल है न्यू लॉट में? K from first, L from second, K plus L. Probability it is from lot A, K. सही। Now article given, article is taken from lot A, probability it is defective, है ना, डिफेक्टिव। तो A लॉट में जाके देखो ना कि आर्टिकल के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टोटल कैपिटल N आर्टिकल इन लॉट A एंड स्मॉल n आर डिफेक्टिव। सही है ना आदर्श? बस अब तुम समझ गए कि सर इसी तरह से ये हो गया। लॉट B, दिस इज द आंसर। वेरी इजी। डिस्कशन ओवर क्विकली अप टू 21। जल्दी से हाँ बोलो। अप टू 21। 20 की लैंग्वेज तो इजी है, इसमें क्या बताना, उसको तो तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना।
एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो, कि उसको गलत आंसर एलिमिनेट करने की प्रोबेबिलिटी दे दी उसने। तो अगर वो गलत आंसर 4 में से 3 हटा देता है तो क्या श्योर नहीं हो गया कि उसका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 है? अरे उस बेचारे को 3 गलत ऑप्शन हटाने आते हैं, है ना। 21। तो जिसको 3 गलत ऑप्शन हटाने आता है उसका तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। मैच बिटवीन 2 प्लेयर्स ए एंड बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इज वन बाय प्लेयर हु फर्स्ट विंस 2 गेम्स, ठीक है। विनिंग, ड्रॉइंग, लूजिंग। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन लिखते हैं। ए जीतेगा की प्रोबेबिलिटी, विन, ड्रॉ, लूज, ये ए का है। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि जब ए विन करेगा तो बी लूज करेगा, तो एक तरह से बी के लूज की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, ठीक। मानते हो नंबर ऑफ मैचेस तो कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ना, कि शुरू के 2 मैच ही जीत गया। या हो सकता है नंबर ऑफ मैच 3 में खत्म हो, कि आउट ऑफ 3 ही वन 2। तो प्रॉब्लम तो तुम समझ चुके होगे कि ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में प्रॉब्लम जाएगा, ठीक। तो तुम एक काम करो, तुमको सीधा इफेक्टिव सॉल्यूशन बताता हूं। तुम नंबर ऑफ मैचेस पे ध्यान ही मत दो कि सर टोटल कितने मैच हुए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। लेकिन उन मैचेस में कितने मैच में कुछ रिजल्ट आया होगा, हाउ मैनी मैचेस विल गिव सम आउटकम एक्सेप्ट ड्रॉ। मैं ड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ड्रॉ का मतलब है कि सर कोई आउटकम आया ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर तुम ए को विन कराना चाहते हो, ठीक है, तो पहली बात तो यह कि 3 से ज्यादा आउटकम मैच हो ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सर 2 विन और 2 लूज हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 विन भी है 2 लूज भी है, ऐसा संभव ही नहीं। या तो 2 विन और 1 लूज रहा होगा, या केवल 2 मैच रिजल्ट रहे होंगे कि सर केवल 2 विन आए या केवल 2 लूज आए, समझ रहे हो। तो जो टोटल मैचेस हैं उसमें 2 ही संभावनाएं हैं। एक, तुम्हारे टोटल मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस में कुछ आउटकम है, या सिर्फ 3 मैचेस में आउटकम है, ठीक। तो अब मैं 2 पॉसिबिलिटीज में आंसर करूं कि सर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 2 आउटकम। नाउ नोइंग दैट देयर आर 2 आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विल विन। तो देयर आर 2 आउटकम का मतलब है कि सिर्फ इन 2 मैच पे जाके सवाल खत्म करूंगा मैं कि सर इन 2 मैच की प्रोबेबिलिटी, अरे नॉट ड्रॉ, तो नॉट ड्रॉ मतलब 5/6, 5/6 का स्क्वायर। those 2 games I got win or lose 5/6, but I am interested, अगर तुम चाहते हो कि टोटल 2 ही आउटकम आए हैं उनमें ए जीत जाए, तो दोनों ए के विन होने पड़ेंगे, 1/2 स्क्वायर। और there are 3 outcome matches. Now given that there are 3 outcome matches, 5/6 cube, it is known to me probability A will win। अब इसमें थोड़ी सी तुम में समझ होनी पड़ेगी कि सर जब आप इन 3 मैचेस की बात करो ना कि आउट ऑफ दीज 3 मैचेस आई वांट ए टू विन, तो इन 3 मैचेस में जो आखिरी मैच है ना आउट ऑफ 3, इसमें ए को विन फिक्स करनी पड़ेगी। ये मत करना कि सर शुरू के 2 मैच में विन आ गई, ये मत अलाउ करना, क्योंकि अगर शुरू के 2 मैच में विन आ गई तो तुम 3 आउटकम तक जाओगे ही नहीं, तुम तो 2 आउटकम में ही खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो समझ गए बात को कि आखिरी ए की विन
अरे ए की बजाय मैं विन लिखा है, डब्ल्यू 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 विन, मैंने ए की विन को बोला है ना। और जब एल होगा ना लूज, तो वो बी की विन होगा, समझ गए। तो इस दो प्लेस में समझ रहे हो क्या है, वन इज डब्ल्यू एंड वन इज एल। अब वो डब्ल्यू एल कैन बी इंटरचेंज, फाइन। तो आई थिंक मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, विन हाफ, लूज 1/3, विन हाफ, लेकिन मानता हूं नंबर ऑफ केसेस इज 2 केसेस। अरे शुरू के दो विन लूज, मैंने विन के लिए प्लेस सेलेक्ट करा दी आउट ऑफ 2। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई कि सर ये प्रॉब्लम खत्म। ए विनिंग का प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी दिस। कुछ लोगों को बात समझ आई, ठीक। इसी बात को चाहो तो कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में कैसे करेंगे, तो इसी बात को मैंने सीरीज बना के किया था। मैंने क्या किया कि मैंने n मैचेस मान लिए। मैंने कहा कि लेट अस सपोज देयर हैपेंड n मैचेस, ठीक। अब n मैचेस में आई एम इंटरेस्टेड ए टू विन। तो आई सेड कि फिर से दो पॉसिबिलिटी में बात करूं कि ए ने 2 मैच जीते हैं, टू विन, रिमेनिंग ड्रॉ, ये, या फिर 2 विन 1 लूज रिमेनिंग ड्रॉ। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है ओवर n मैचेस, है ना। या तो तुम्हारा मैच इस तरह से एंड हुआ होगा या इस तरह से एंड हुआ होगा। मैं ए के जीतने की बात कर रहा हूं, तो बस 2 विन। तो तुम तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख दो कि सर विन हाफ स्क्वायर ड्रॉ, ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी ना, पावर n-2। लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि सर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिखा है आपने, तो आपको केस भी तो बताने पड़ेंगे। विन, अब इसमें लगातार 2 विन तो कोई नहीं लिखेगा। ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, लास्ट इज विन। अरे जितने भी मैच हुए हैं उनमें आखिरी मैच को तो फिक्स करना पड़ेगा तुमको विन, वरना तुम इस मैच तक आओगे ही नहीं कि सर मैं तो कभी n मैच तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने तो शुरू के ही 2 मैच विन कर लिए, तो फिर तो 2 मैच में मैच खत्म हो गया, है ना। 2 गेम के बाद मैच खत्म हो गया। तो लोग समझ पा रहे कि ये क्या है। तो आई थिंक नंबर ऑफ केसेस, ये तो तुमने किसी एक केस का आंसर लिखा है ना कि सर ये इस केस का आंसर है। तो ऐसे हाउ मैनी मैचेस, तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर ये जो n-1 है ना, इसमें विन को रोटेट करते रहो। तो आई थिंक n-1 केस, n-1 C1, राइट। अब इसी में क्या तुमको लगता नहीं कि जो n है, n कैन वेरी फ्रॉम 2 to infinity। बुद्धि लगाओ कि हो सकता है सिर्फ 2 मैच में खत्म हो जाए लाइक दिस, हो सकता है 3 मैच में खत्म हो सकता है 4 में, कोई 2 से कम तो नहीं बोलेगा ना, ठीक है। तो आई थिंक n टेक्स वैल्यू फ्रॉम 2 to infinity। नाउ कमिंग टू दिस केस, तुम फिर समझ रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं किसी एक केस की प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा, है ना। विन विन, सॉरी, लूज, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, देन लास्ट इज विन। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हाफ स्क्वायर लूज, लूज 1/3 था ना, एंड ड्रॉ 1/6 n-3। अब नंबर ऑफ केस जिसको अकल है वो कहेगा सर ये विन और ये लूज के लिए n-1 में प्लेस, ठीक है। तो तुम लोग तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बता दोगे ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कह रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कि सर विन के लिए n-1 बेस और लूज के लिए n-2 बेस। दिस, और फिर जिसको अकल है वो कहेगा कि सर लाइक दिस इफ यू डू
तो जो नंबर ऑफ मैचेस है ना मिनिमम 3 होने पड़ेंगे मिनिमम। तो जो सिग्मा आप लिख रहे हो n 3 से इंफिनिटी जाएगा। अब जिसको ये सीरीज सॉल्व करनी आती है उससे तो सवाल बन जाएगा, जिसको ये सीरीज नहीं आती वो ये सब प्रोबेबिलिटी वगैरह है ना, उस बेचारे को अपने सीक्वेंस एंड सीरीज पर काम करने की जरूरत है, राइट। तो कुछ लोग जानते हैं कि सर ऐसे सवाल आपने सीक्वेंस से बताए हैं, तो बार बार मत बताइए वरना एग्जाम के बाद भी आपको ही बताने आना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस फिल इन द ब्लैंक्स कर देता हूं। मैंने 2 अच्छे मेथड्स बताए थे, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। नाउ एक्सप्लोर दोस 2 मेथड्स योरसेल्फ, ठीक। लास्ट क्लास में कुछ घर के लिए तो नहीं दे दिया ना मैंने, नहीं दिया था। बहुत इजी चैप्टर है यार, फंक्शंस है ना। नहीं नहीं, कैलकुलस सबसे इजी होती है, चिंता मत करो। मैंने कहा ना, मैक्सिमम लोग कैलकुलस पढ़ाते हैं और मैक्सिमम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं। तो जो लोग तुमको ये बात अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, जिस चीज को पब्लिक करती है वो आसान चीज होती है, जिसको कम लोग करते हैं वो मुश्किल चीज होती है, ठीक। तुमको मैथ्स के नाम पर जेई प्रिपरेशन में सबसे कॉमन वर्ड जो दिखाई सुनने में आएगा, तुम किसी भी बच्चे से बात करोगे देखना तो तुमसे कहेगा तू कैलकुलस में क्या किया, तू कैलकुलस में कौन सी किताब लगा रहा है। तो पूरी दुनिया कैलकुलस लगा रही है। मतलब जितने लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग कैलकुलस लगा रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलस इज इजी। अरे तभी तो वो गधा भी कैलकुलस कर रहा है, उसको भी उम्मीद है कि कैलकुलस में कुछ कर लेगा, ठीक है। तो तुम तो कैलकुलस जो गधे कर लेंगे वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जो गधे नहीं कर पाएंगे हमें वो करना है, ठीक, वो भी करना है। तो इसमें तो बगैर फाइट के तुम आराम से हो जाओगे। कुछ याद आया कि सर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में हमने किए हुए हैं, राइट। तो इतनी जल्दी क्वाड्रेटिक में जंप नहीं करके मुझे लगता है तुमने इसके फैक्टर बनाने की कोशिश की क्या, है ना, कि सर ब्लाइंडली क्वाड्रेटिक पे चले गए, मेरे ख्याल से नहीं। तो आई थिंक तुमने ऑब्जर्व किया कि यार ये तो फैक्टर बन रहा है, क्या पता कुछ आसान हो जाए। x+4, तो मेरे ख्याल से फैक्टर से फायदा नहीं हुआ ना, कि सर कटा नहीं, मैं सोचा था कुछ कटेगा। एक बार देख लो मैंने फैक्टर सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है तो देयर इज नो कैंसिलेशन, है ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद कैंसिल हो जाए, कोई नहीं। तो फिर तो तुम्हारा वो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट था कि सर इसको क्वाड्रेटिक्स आप कर देते, है ना। तो वो मेथड तो तुमको याद ही है, ठीक। लेकिन अब जो लोग क्वाड्रेटिक से पढ़ते आ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि सर आप क्या करोगे, ठीक। एक बार ट्राई करते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत लिखा है, नहीं ना। तो वैसे तो तुमको जहां तक मेरा ख्याल है तुमको सेम सॉल्यूशन से जाना पड़ेगा कि सर दिस फंक्शन टेक सेट ऑफ वैल्यूज y, तो सबको याद है ना कि वी राइट इट एज ए क्वाड्रेटिक इन x, आज भी याद होगा ना ये आइडिया, ठीक।
एंड देन डूइंग डी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन उसमें तुम दो पॉसिबिलिटी में करते हो, सर y नॉट 1, जब y नॉट 1 है तभी ये d ग्रेटर इक्वल टू 0 लगेगा, और y इक्वल टू 1 को हम अलग से चेक करेंगे। तो इफ आई चेक फॉर y इक्वल टू 1, है ना, तो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल। मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया ना, एक बार देख लो, सही है। तो y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं आ पा रहा है, दिस इज नॉट इन रेंज। एक बार देख लो, सब ठीक है। ठीक है, ओके। तो बस यहां से आंसर आ जाएगा। तो y नॉट 1 का ख्याल रखना, उसको आंसर से डिलीट करेंगे। तो यार अभी कैलकुलेशन तुमको करनी चाहिए ना, b स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 आउट 9y माइनस 4। एक बार देख लो मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। तो आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 4/9 क्लोज्ड यूनियन 1 से इंफिनिटी, है ना, ये आ रहा है आंसर। मैच कर लो, और तुम समझ पा रहे हो कि आपने 1 को ओपन क्यों लिखा, ठीक है ना। तो मैंने, क्योंकि वो y नॉट 1 ऊपर मेंशन किया था, राइट। सो दिस इज द रेंज। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर सही ही आया होगा, ठीक है। रफली जो लोग ग्राफ का थॉट रखते हैं वो लोग शायद जानते हैं कि मैं साइन स्कीम से ट्राई करता हूं, है ना। -4 3 1 एंड 2, क्या चीज, b स्क्वायर रॉन्ग, क्या गलत लिखा था मैंने, नहीं ठीक लिखा था, वो b स्क्वायर मैंने गलत लिखा ना, तो मैंने 4ac भी गलत लिखा है, ठीक है। तुम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के बीच के स्टेप्स तुम्हारे लिए सोच छोड़ता हूं मैं, ठीक है ना। तुम जो सोच रहे हो कि मैंने यहां पर कुछ गलत कर दिया, मैं, ठीक है ना, ओके। तुम अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करो, तो जब फाइनल आंसर मैच ना करे तब मुझे बताना, ठीक, ओके। तो आई थिंक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना बात को मेरी। तो लिमिट एट इंफिनिटी इज 1, ठीक है, लिमिट एट इंफिनिटी इज 1। फंक्शन पॉजिटिव, अच्छा फंक्शन इंफिनिटी जाएगा ना, -4 पर, यहां इंफिनिटी जाना है, 2 पर भी इंफिनिटी जाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन 1 से मुझे इंफिनिटी जाना है, तो ऐसे ही रफली चलो यार इसको ले जाते हैं इंफिनिटी, ठीक। फिर देन व्हाट, -4 नेगेटिव और -3 पर 0, बीच में 0 हुआ, फिर 1 पर फिर 0 होना है। तो तुक्के से बना रहे हो ना ग्राफ, ये सब अंदाज से ग्राफ बनता है नहीं, और फिर वापस इंफिनिटी चले गए, और फिर वापस प्लस इंफिनिटी और 1, सही है। वो तुमको सारा कारण सब पता है कि सर ये क्वाड्रेटिक के जमाने में आपने सब बताया था कि ऐसा ग्राफ रफली क्यों, क्योंकि कोई भी y वैल्यू 2 से ज्यादा x पर नहीं आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट आइडिया योर ग्राफ इज गोइंग टू बी दिस। तो मानते हो ग्राफ से तुम रेंज का आंसर नहीं कर पाए, एग्री करते हो। आई एम नॉट एबल टू डू प्रॉब्लम ऑफ रेंज यूजिंग ग्राफ, लेकिन ग्राफ से मेरे को एक रफली हिंट जरूर मिल चुका है। तो जिन लोगों ने ग्राफ सही बनाया है उनको देखो ग्राफ से 1 से इंफिनिटी आंसर दिख रहा है साफ, माइनस इंफिनिटी से ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता मुझे कि वैल्यू है कितनी, ठीक है। तो अगर तुम ग्राफ से जाओगे तो तुमको डिफरेंशिएट 0 की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है ना, कि सर ये डेरिवेटिव कहां पर जीरो आता है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो दोज हु वांट टू रिपीट फाइंड द वैल्यू यूजिंग ग्राफ, उनको एफ डैश एक्स पर जाना पड़ेगा कि सर मुझे एफ डैश एक्स इज इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर कि तुम लोग को क्वेश्चन रूल वगैरह आता ही है, डिफ्रेंशिएट कर लेना एंड यू विल गेट टू नो ऑटोमेटिकली कि डेरिवेटिव इंक्रीज माइनस इंफिनिटी से लेकर पूरा इस पॉइंट तक, ठीक। कर लोगे ना, खुद करो ना डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट तुम मैनेज करो। आइडिया क्लियर? एक मिनट मुझे सोचने दो, एक सेकंड ठहरो। डेरिवेटिव ये ग्राफ गलत है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर जो है ना कुछ क्वाड्रेटिक आएगी, सर क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर माइनस, ठीक है। नहीं नहीं, मिस्टेक मैं सही कर रहा हूं। तो ये ग्राफ क्या है ना, थोड़ा ज्यादा रफ बन गया। नहीं, सही बनाया, सही बनाया, सही बनाया, क्योंकि y इक्वल टू 1 अटेन नहीं हुआ है, ठीक। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता था कि सर ये ग्राफ, जस्ट सोचना है ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। है ना, तुम्हारे दिमाग में थॉट आ सकता है ना कि सर ये ग्राफ, ठीक। तो ये भी आपको हर y वैल्यू दो से ज्यादा x पर नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पीक और ये पीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस वैल्यू से, नहीं मेरी कैलकुलेशन सब सही है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ऊपर है, ठीक। तो मानते हो ना कि अभी भी जो आपने ग्राफ बनाया है वो हर वैल्यू क्या कहते हैं, दो से ज्यादा एक्स पर नहीं ले रहा है। तो तुमको ये ग्राफ की भी फीलिंग आ रही है, ठीक, कि सर ऐसा भी संभव था, या ये सेम रहता, ये सेम रहता और ये ऐसा आता है ना। मैंने बनाया नहीं है, तुम बस फील करो कि सर हो सकता है कि ये ग्राफ आप ऐसे बना देते, सही, और ये यहां पर सेम रहता है लाइक दिस, ठीक। तो इस बात को कैसे मैंने रिमूव किया, तो बस मेरे पास एक ही तरीका था, वो था बराबर वन वैल्यू, कि यार ये अगर तुमने ये ग्राफ बनाया तो तुम्हारा y वन वैल्यू ले लेगा। तो मैंने क्या किया, वो कहां चला गया फंक्शन, ये है ना, इसको बराबर वन करो जरा। तो मानते हो सर ये बराबर वन कभी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इफ यू ट्राई दिस इक्वल टू वन, तो वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, ये संभव नहीं है, ठीक। तो ये गलत है, तो इसलिए करेक्ट ग्राफ यही था, ठीक। ये वो लोग समझेंगे जो जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा लेक्चर देखा है ना, ये वो लोग समझेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इस पर बहुत एफर्ट कर चुका हूं, तो नॉट अगेन। आइडिया क्लियर? तो इसके लिए जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर ढूंढना कि कहां पर मैंने ये रेंज की प्रॉब्लम बताए थे। चलो, फाइंड रेंज ओनली। क्विकली, करो करो, जल्दी करो। अब की बार फैक्टर कट रहा है ना,
x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 2। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो फैक्टर को जब कट करेंगे तो एक छोटा सा नोट साथ में मेंशन करेंगे, x नॉट 2। सही है? क्योंकि जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर ये फंक्शन और ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन थोड़ी है यार, राइट? ये दोनों सेम नहीं है, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन में फर्क है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 2, जबकि ये फंक्शन 2 पर डिफाइंड है, तो इसलिए x इक्वल टू 2 को आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो ओरिजिनल मैंने फंक्शन दिया था वो 2 पर डिफाइंड नहीं है। गॉट इट? तो अब ग्राफ में तो कोई दम है ही नहीं कि सर ये तो आपके रटवाए हुए ग्राफ से हो जाएगा, है ना? ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है, तो यू नो कि मैं क्या करता हूं। कि यार डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? पॉलिनोमियल की डिग्री बिगर और इक्वल के केस में सबको मेरी आदत पता है। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से ग्राफ बना लोगे आप। नए सिस्टम में जाके प्रॉब्लम खत्म। न्यू सिस्टम मतलब -3,1 -3,1 एज ओरिजिन। This is my new system. And now you understand कि capital Y is -4 by capital X. ठीक, ये सारे स्किल्स मैंने क्वाड्रेटिक में बताए थे, है ना? तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, सही? ठीक, ये ग्राफ y इक्वल टू 4/x सबको ज्ञान है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज दिस एंड दिस, लाइक दिस। ठीक, और तुम जानते हो मैं x इक्वल टू 0 को बहुत वेटेज देता हूं, 1 - 4/3। ठीक, -1/3 x को 0 रखने से। क्योंकि यार कुछ लोग रफली बनाते हैं और कहते हैं सर मेरा तो ऊपर से निकल गया ग्राफ, है ना? ये ऊपर से निकल गया, नहीं, ये नीचे से, क्योंकि मैंने वैल्यू चेक कर ली कि x पर 0 पर नेगेटिव है। तो आई थिंक दिस इज द ग्राफ। लेकिन इस ग्राफ में जिसको अकल है वो फील कर रहा है कि सर आपने कहा था x को 2 डोमेन में नहीं है, तो मानते हो ये ग्राफ में 2 चला गया, तो x इक्वल टू 2 पुट करके निकालो यार, 1/5। So this is the final graph. Easy. तो फाइनल ग्राफ इज दिस। नाउ फ्रॉम ग्राफ तुम रेंज का आंसर कर सकते हो। रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एक्सेप्ट 1/5, 1,1/5। ठीक, हालांकि रेंज के लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, मतलब तुमको ग्राफ तो जस्ट मैं देखना चाहता था कि यू आर एबल टू ड्रॉ ग्राफ और नॉट, अदरवाइज रेंज के लिए इतना मेहनत कोई नहीं करता है। लोग इसको ओरली निपटा देते हैं कि सर ये जो नंबर है ना, दिस इज नॉट कैपेबल ऑफ 1, ये नंबर कभी भी 1 वैल्यू नहीं लेगा। आराम से सोचना, क्यों? क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा। ठीक, तो ओरली मुझे दिख रहा था r-1, सही। अब इसमें एक फ्लॉ तुम समझ ही रहो कि सर वो x इक्वल टू 2 का आपने ध्यान नहीं रखा। तो अगर यहां इसे देख करके आंसर करोगे तो ऑब्वियसली x बराबर 2 चला जाएगा, तुम्हारी y वैल्यू दे देगा। तो x इक्वल टू 2 पुट करके वैल्यू भी तो हटाओ, है ना? और ये बात भी थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि ये फंक्शन कोई भी y वैल्यू 1 से ज्यादा x पर नहीं दे रहा है। चाहो तो करके देख लो कि अगर मैं किसी भी y वैल्यू को मानता हूं कि सर दिस टेक्स इक्वल टू y, तो ये एक x में लीनियर बन रहा है यार, x+3 इंटू y बराबर x-1। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वॉट एवर y यू हैव एज्यूम्ड दैट इज अटेन्ड ओनली फॉर 1x। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो तुम फील कर सकते हो, मतलब मैं बगैर ग्राफ के एक्सप्लेन कर रहा हूं बात को, ठीक है? कि हर y वैल्यू सिर्फ एक x पर ही आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो x बराबर 2 पर y आया है वो भी सिर्फ एक ही बार आया होगा, है ना? तो
अगर x इक्वल टू 2 तुम्हारी डोमेन में नहीं है तो वो जो y है उसको तुमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और x पर नहीं अटेन होगा, क्योंकि अभी भी तुमने मुझसे कहा कि एवरी y वैल्यू इज अटेन्ड एग्जैक्टली एट 1x। ठीक, तो तुम समझ गए ना कि x को 2 पुट करके 2 - 1 अपॉन 2 + 3 दैट इज 1/5, वो भी हटेगा। इजी। तो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन टाइप्स, इसको तुम बगैर ग्राफ के करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। मैंने तो बता ही दिया यार, मेरे को तो ओरल आंसर निकल रहा है। ठीक, वो तो जस्ट कि यार मेरे को ठीक है ग्राफ भी बनाना आता है, क्योंकि जानते हो तुम लोग कि सर वो अभी कैलकुलस में आगे ग्राफ की बहुत ज्यादा नीड आने वाली है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, एरिया अंडर कर्व, राइट, इवन डेफिनेट इंटीग्रल में भी जरूरत पड़ेगी, है ना, पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ आना। इजी। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। पहले चलो डोमेन की बात करते हैं। इतना तो क्लियर है ना कि रूट साइन एक्स डिफाइन करना है, रूट कॉस एक्स डिफाइन करना है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर तो मीनिंगलेस हो गया भाई, दोनों पीरियोडिक है विद 2 पाई, तो सारी बुद्धि अपनी 0 से 2 पाई इंटरवल पे लगा दो। ठीक, ओनली 0 से 2 पाई इंटरवल। तो 0 से π/2 तो तुमको दिखाई दिया कि क्लोज्ड 0 π/2 क्लोज्ड। अभी मैंने आंसर नहीं किया है, मैंने कहा इसके बियॉन्ड सोचना इज यूजलेस। ठीक, अब बात आती है कि इन दिस इंटरवल आपको और भी कुछ सोचने की जरूरत है कि सर ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 0 है कि नहीं है। तो आई वॉन्ट टू नो कि दिस शुड ऑल्सो हैपन, ये भी ट्रू होना चाहिए। अरे खाली रूट साइन को डिफाइन करना सफिशिएंट थोड़ी है, ये भी तो पूरा डिफाइन होना है। अब सोचो कि इस इंटरवल का भी सबसेट आ सकता है। थिंक, 60 सेकेंड्स दिए, चलो सोचो कि अब आंसर क्या आएगा। तुमको तो डोमेन बतानी है कि फाइनली कितनी आई। अनमोल इज करेक्ट, राहुल भी करेक्ट है, कपेश भी करेक्ट है। हाँ, तो अगर सबसेट है तो बताओ ना, क्योंकि मैंने तो डोमेन पूछी है, फाइंड डोमेन। नुमेर
टर्न तुमने गलत लिखा है। तुम केवल इतना आंसर करो ना, डोंट टेल मी द करेक्ट डोमेन, तुम तो खाली 0 से π/2 का सबसेट बता दो, उसके बाद हम टेक केयर कर लेंगे। क्योंकि तुम शायद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तुमने शायद नहीं पढ़ी है। अगर तुम 0 से π/2 का सबसेट बता दोगे ना, तो उसमें 2n जोड़ते हैं, ना कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोज हु आर सेइंग 0 से π/2 कंप्लीट आर करेक्ट, बाकी लोग सब गलत हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ में तुम्हारे में से लोग हो सकता है देखें कि सर ये जो 1 है ना, इसको हमने ये रीड कर लिया था, ये रीड कर लिया, तो वो तुरंत प्रॉब्लम खत्म कर देंगे कि नंबर बिटवीन 0 से 1 में क्या होता है, पावर लेस वैल्यू मोर। ये बात तुमने शायद सुनी हो, बिटवीन 0 to 1 नंबर अगर है तो पावर लेस वैल्यू मोर। सोचो, आराम से सोचो। इसी तरह से सेम विल हैपन विद दिस ऑल्सो कि सर पावर लेस वैल्यू मोर। अरे ट्राई करके देख लो, 1/2 का अंडर रूट ले लो, 1/2 का स्क्वायर ले लो, और फिर बताना कौन सा नंबर बड़ा होता है ना। तो मानते हो कि ये जो इनइक्वालिटी है ये पूरा 0 से π/2 इंटरवल में ट्रू है। कुछ लोग समझ गए बात को, कंप्लीट 0 से π/2। तो जो तुम्हारी डोमेन हुई वो आंसर 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस π/2। दिस इज द राइट डोमेन। ठीक, वेयर n इज व्हाट, इंटीजर लिखना तो कंपलसरी है यार। तो आई थिंक आई ऑब्टेन्ड द डोमेन। नाउ इंटरेस्टेड इन रेंज, फाइन। नाउ फॉर रेंज इतना भारी इंटरवल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर रेंज आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस दिस इंटरवल, दैट्स इट। आफ्टर दैट योर फंक्शन विल रिपीट कि सर 0 से π/2 में जो आएगा वही 2π से 2π प्लस π/2 में आएगा। तो आपको इस इंटरवल को डिस्कस करके मेरे को बता दो कि क्या आंसर है। ठीक, रेंज। अब एक काम करते हैं ना, इतना भयानक फंक्शन को क्यों टैकल करते हो? हम लोग अपना प्रॉब्लम थोड़ा इजी क्यों नहीं कर लेते कि चलो इसकी रेंज निकालते हैं। हटाओ, आप तो मुझे ये क्वांटिटी की रेंज दे दो, ठीक है, मैं अंडर रूट करके तुमको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो फॉर कन्वीनियंस मैं इस प्रॉब्लम में चला गया और मेरा डिस्कशन सिर्फ ये इंटरवल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़े से समझदार लोग हैं दे विल से कि सर ये ओरली देख के नहीं पता पड़ पा रहा है, ठीक, कि 0 से π/2 में ये क्वांटिटी लोएस्ट वैल्यू कितना लेगा, हाईएस्ट वैल्यू कितना लेगा, आई एम नॉट एबल टू से डायरेक्टली, है ना। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूस तो है, तुमको थोड़ा ज्ञान तो कंटिन्यूस फंक्शन का ही है, तुम तो 12th पास हो, ठीक है, तो तुम अच्छी तरह जानते हो दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस। तो ये ओवरऑल फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कैसे भी करके आप हाईएस्ट वैल्यू बता दो इन इंटरवल, आप लोएस्ट वैल्यू बता दो, तो मुझे रेंज पता पड़ जाएगी, है ना। फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट सारी वैल्यू फंक्शन अटेन करेगा यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। एक कंटिन्यूस फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर -2 वैल्यू लेता है और किसी दूसरे पॉइंट पर 7 वैल्यू लेता है, तो वो -2 से 7 के बीच की सारी वैल्यू अटेन करता है। इजी, इतनी छोटी छोटी बातें तुम डेफिनेटली जानते हो, ठीक, कि सर एट सम पॉइंट, तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, बगैर पेन उठाए बनता है, तो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज बिटवीन -2 to 7, दैट यू ऑल नो। तो मुझे मैक्स मिन में इंटरेस्ट है। अब जानते हो कि सर डायरेक्टली अगर नहीं हो रहा है तो कुछ डिफरेंशिएशन की मदद लो। चलो इसको मैंने जी बोल दिया, तो देखते हैं तुम्हारा डेरिवेटिव कुछ मदद करेगा, तुमको फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज ये सारी बातें मैंने बता रखी है,
ठीक है, इन बिगिनिंग। तो जी डैश 1/2 रूट साइन कॉस 1/2 रूट कॉस माइनस साइन, सो आई थिंक कॉस की पावर 3/2 माइनस साइन की पावर 3/2। डिनोमिनेटर को क्या करोगे ध्यान देके, ये तो पॉजिटिव है। अब जिसको भी थोड़ी अकल है वो जानता है कि 0 से π/4 तक कॉस बिगर होता है, ठीक, और π/4 से π/2 कॉस लेस होता है। तो फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव इज क्लियर। तो फंक्शन 0 से π/4 तक इंक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और π/4 से π/2 फंक्शन डिक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो फंक्शन बढ़ा, फंक्शन घटा। सही? अरे एक गलत ग्राफ बना दिया मैंने। तो π/4 पर तुमको मैक्स मिलने वाला है, तो जी एक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट π/4, जी π/4 पुट करके निकाल दो, ठीक। अब मिनिमम वैल्यू, फंक्शन बढ़ा फंक्शन घटा, तो तुम सोच सकते हो कि सर 0 पर भी मिन हो सकता है, π/2 पर भी मिन हो सकता है, तो पुट करके देख लो यार। तो व्हाट इज G0? G0 इज 0 एंड व्हाट इज G π/2? मेरे ख्याल से लकीली वो भी 0 आ रहा है, दैट ऑल्सो इज 0। तो बस ठीक है, योर लोएस्ट वैल्यू इज 0। सही किया ना मैंने, है ना? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, एक बार देख लो 0 से, है ना? तो बस ठीक है। तो तुम्हारी रेंज π/4 पुट करो यार, बड़ा गंदा नंबर आ रहा है ना। 1/√2 का भी रूट, 1/√2 का रूट कितना हुआ? पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, है ना? 1/2 की पावर हाफ, हाँ, तो 1/4 का अंडर रूट लिया ना, हाँ सही है, इंटू 2 -1। तो जी π/4 इज इक्वल टू, तो तुम्हारे रेंज का फाइनल आंसर है ना, दिस नंबर इज 2 की पावर 3/4 -1। तो समझ पा रहे हो ना कि सर 0 से लेकर नंबर 2 की पावर 3/4 -1 है, तो अंडर रूट ऑफ दैट, तो फाइनल रेंज इज क्लोज टू 0, 2⁻³ -1 अंडर रूट। दिस इज द फाइनल रेंज। इजी, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ओके, जस्ट डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए। आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, चिंता मत करो, है ना। इतने लल्लू क्वेश्चन खास तौर से कैलकुलस पे नहीं आते हैं। मैंने कहा ना कैलकुलस सबको आती है, तो इसलिए आईआईटी भी चेक करता है कि चलो देखें किसको कितनी आती है, राइट। तो आईआईटी के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पे मिलेंगे तुमको, कि सर इतना शानदार क्वेश्चन एलएमवीटी, मतलब कैसे पहचानेंगे, है ना। तो तुमको जब क्वेश्चन देखोगे तो यू विल अप्रिशिएट कि यार जिसने भी क्वेश्चन बनाया बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, ठीक है ना। तभी तो भीड़ का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कि भीड़ भाग रही है कैलकुलस के पीछे, लेकिन पता पड़ता है कि जहां तक तुम जा रहे हो, उसके जहां तक तुम नहीं जा रहे हो कैलकुलस में, एक्चुअली उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भीड़ फिर छट जाती है कि सर वो डेफिनेट इंटीग्रल के इनइक्वालिटी, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, भीड़ वहां जाती नहीं है, सोचती है कि हल्के फुल्के सवाल करके हो जाएगा, है ना। जबकि होता क्या है
कि वो जितने मिसलेनियस थॉट्स हैं इन कैलकुलस, जिसको एक मतलब एक पुअर बच्चा जो है कहता है कि अरे ऐसे सवाल थोड़ी आएंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में वही आते हैं, ठीक है, जेईई एडवांस्ड में, राइट। तो अगर कैलकुलस करनी है तो हमको तो वही हमारा टारगेट है। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर इक्वल, नाम से ही पता पड़ना है कि सर इक्वल या आइडेंटिकल का मतलब ही है दे हैव टू बी सेम फंक्शंस, ठीक है ना, दे आर सेम फंक्शंस। तो सेम फंक्शन हम कब कहते हैं? जब दोनों सेम होते हैं। तो मैं तुमको एक कुछ आइडिया बताता हूं कि कैसे चेक किया करो। सबसे पहले तुम दोनों की डोमेन चेक करो, है ना। फर्स्ट लुक फॉर देयर डोमेन। अगर वो सेम है, डोमेन ऑफ एफ, ना डोमेन एंड रेंज सेम मत बोल देना गलती से भी शिवकांत, इतने खराब कंसेप्ट नहीं होने चाहिए, वरना तुमको साइन एक्स और कॉस एक्स को सेम फंक्शन बोलना पड़ जाएगा कि सर साइन एक्स और कॉस एक्स की डोमेन भी सेम होती है, रेंज भी सेम होती है, तो क्या दोनों सेम फंक्शन होते हैं? ठीक, नाउ कम टू पॉइंट डायरेक्टली। जब दोनों के डोमेन सेम हो ना, नाउ चेक एट एवरी एक्स। अब हर एक्स पर चेक करो, क्योंकि दोनों की डिफाइनिंग सेम एक्स पर है। तो एट एवरी एक्स इफ देयर वाई वैल्यू मैच, बस इतनी सी बात मैं फॉलो करता हूं, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं जाता। इंप्लाई दे आर इक्वल इफ, बात खत्म। चलो, दो फंक्शन को हम इक्वल कहते हैं जब ये कंडीशन मीट होती है, फिनिश। अब तुम कुछ भी थ्योरी बोलते रहो, ग्राफ सेम होते हैं, तो यार जब हर एक्स पर वाई सेम आएगा तो ग्राफ तो सेम होंगे ही ना, कि दोनों कॉमन एक्स पर डिफाइंड है, हर एक्स पर दोनों के वाई सेम आ रहे हैं, तो ग्राफ सेम नहीं आएगा क्या? ठीक, तो मेरे ख्याल से इतनी बात बहुत है टू नो अबाउट इक्वल फंक्शन। ठीक, अब क्विकली मुझे आंसर करना। स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट, curly bracket denote fraction. What about these two functions? Are they equal or not? They are equal. तो बस मेरी बात को मान के चलना, सबसे पहले डोमेन से शुरू करना, स्टार्ट फ्रॉम डोमेन। मानते हो दोनों की डोमेन ऑल रियल है, सही। वंस आई नो कि डोमेन सेम है, उसके बाद ही मैं अगला कदम लेता हूं कि यार ये तो 0 आता है, ये भी 0 आता है एट एवरी एक्स, तो इसका मतलब है दे आर आइडेंटिकल। अगला, समझ गए कि सर अगला भी हो गया, नॉट, है ना, नॉट। क्यों? क्योंकि हमने आपकी बात को बहुत सीरियसली सुना था। सबसे पहले डोमेन देखो, वाई को मत ध्यान दो। तो डोमेन इफ आई लुक एट हियर, इफ आई लुक एट हियर, तो तुमको x0 नॉट इन डोमेन दिखाई देगा इन दिस फंक्शन, है ना। तो अगर मैं तुमसे f और g की डोमेन प्रॉपर पूछूं, तो इसका डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट -1, जबकि इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट -1। तो डोमेन में फर्क है, फंक्शन सेम नहीं होगा, समझ गए? नॉट आइडेंटिकल। जो भी लोगों को कैलकुलस में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी बहुत सिंपल एडवाइस है, ध्यान दें। ड्रॉपर बैच का बिगिनिंग लेक्चर्स, एकदम शुरुआत में इनइक्वालिटी वगैरह नहीं, पास जाके देखना कि मैंने कहां स्टार्ट ऑफ कैलकुलस बताया है ना। शुरुआत में तुमको मिलेगा फंक्शन इंक्रीज, फंक्शन डिक्रीज,
जहां तक मुझे ध्यान है मैंने शायद पहली या दूसरी क्लास में ही ये बातें बताई थी, है ना, कि जहां पर ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ था शायद डे 1 ही मैंने तुमको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई इस बात को एग्री बताया मुझे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बात को, तो जल्दी से बताओ कब बताया था? फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज, कॉन्केविटी, मैंने कॉन्केविटी की भी बात की थी, ठीक, क्योंकि तुम लोग बहुत बुरी तरह सफर करोगे अगर तुम वो लेक्चर्स को नहीं देख करके आओगे तो, ठीक है। हाँ, तो ओरिएंटेशन लेक्चर के बाद की ही बात है ये, है ना। तो ओरिएंटेशन वाज फर्स्ट, जिसमें कि मैंने सिर्फ टोटल ज्ञान की बातें की थी, गणित की कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो आफ्टर ओरिएंटेशन जाके लेक्चर में ढूंढ लेना कि मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के स्किल्स बताए हुए हैं, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, एंड देन यू विल कम टू नो कि उसके बाद मैंने ग्राफ स्केचिंग पर भी अच्छा समय किया है। तो ये जो तुम आज जो ग्राफ के तुम डिस्कशन देख रहे थे ना कि मैं फट 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 बना रहा था, दैट इज ड्यू टू दैट ओनली, ठीक, कि शुरू के 1 2 3 लेक्चर्स में मैक्सिमम ग्राफ की बातें हो चुकी हैं, है ना। तो तुम लोग को जान करके सरप्राइज हुआ कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ पढ़ाते थे, हम तो सोचते थे कि ग्राफ कैलकुलस में पढ़ा जाता है, ठीक। तो मेरे 11वीं के बच्चे भी कैलकुलस में ग्राफ पढ़ चुके हैं, मालूम है तुमको। तो कुछ अलग ही पैटर्न फॉलो करता हूं मैं, है ना। तो शुरू के लेक्चर्स को देख लेना, वहां पर तुमको कैलकुलस से रिलेटेड कुछ बातें मिलेंगी, और वहां जेनसन इनइक्वालिटी ये सारी चीजें भी जरूर देख लेना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन, ठीक। जेनसन इनइक्वालिटी भी देख लेना, वो सब ग्राफ में ही बताई है मैंने, वरना तुम परेशान फील करोगे कि यार ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो लेट कमर्स हैं उनके लिए एडवाइस। तो ये जो ग्राफ तुम देख रहे थे ना, ये सारे ग्राफ, ये सब उन शुरू के लेक्चर्स में तुमको मिलेगा, ठीक। ये सब कहानी मिलेगी कि सर ये सारी स्टोरी, है ना। ओके, चलो एक और तुमसे एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हालांकि ये क्वेश्चंस का कोई स्कोप नहीं है, आते ही नहीं है, ऐसे सवाल आते ही नहीं है। व्हाट अबाउट दीज टू फंक्शंस? कल क्लास है यार आदित्य, लेकिन वो वेक्टर की है, कैलकुलस की नहीं है, ठीक है ना। तो तुम सैटरडे संडे का टाइम यूज करके, सही, तुम अपना वो कैलकुलस का बैकलॉग दूर कर लेना। और भी मेरी एक एडवाइस है तुमको, ठीक है, बिगिनिंग लेक्चर्स में ध्यान से सुन लो बात को, ताकि मंडे से तुम एकदम कंफर्टेबल रहो। बिगिनिंग लेक्चर्स में कैलकुलस इज देयर, गुड। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में तुमको दिखेगा कि बीच में मैंने कुछ ग्राफ और भी बताए हैं, है ना। जहां तक मुझे ध्यान है शायद मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के ग्राफ शायद क्वाड्रेटिक में कहीं लिए होंगे, है ना। ये जो आइडिया तुमने देखा था ना साइन स्कीम को लेकर के चेंज, राइट, है ना। तो वो शायद थॉट्स तुमको क्वाड्रेटिक के लेक्चर में मिलेंगे, वो भी कहां, आखिरी आखिरी में, आई थिंक रेंज प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक में जो कराए गए थे, वहां पर तुमको ये ग्राफ के आइडियाज फिर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर इज ए सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, फाइंड रेंज, तो वहां पर भी तुमको कुछ ग्राफ का पोर्शन देखने को मिलेगा, राइट। तो वो बीच का कोई पोर्शन है, तुम लोग एक बार फटाफट स्लाइड पीडीएफ में जाके देखना,
उस स्लाइड से तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुमको कौन सा लेक्चर क्वाड्रेटिक का देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई बच्चा कह रहा है लेक्चर 9 के बाद सर, ठीक है, तो उसके हिंट को देख लेना, 9 और 10 कह रहा है, ठीक है, तो लेक्चर 9 लेक्चर 10, ठीक है। मेरे ख्याल से लेट कमर्स की इससे ज्यादा मदद नहीं हो सकती, नहीं, और बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ वो ग्राफ के पोर्शन और वो क्वाड्रेटिक तक ही लिए गए थे। हाँ, नॉट आइडेंटिकल, ठीक। आई थिंक डोमेन से बात क्लियर कि सर इसकी डोमेन है आर और इसकी डोमेन हर कोई जानता है, कॉसेक नॉट डिफाइंड, कॉट नॉट डिफाइंड, कहां पर, इंटीग्रल पाई, आर माइनस एन पाई, एन इज इंटीजर, सही। तो दोनों बराबर 1 है लेकिन डोमेन सेम नहीं है, तो आंसर नॉट आइडेंटिकल। ठीक, सो वेरी इजी प्रॉब्लम्स। इजी एरिया है ना कैलकुलस। तुम लोग को बीच बीच में रिमाइंड कराता रहूंगा ना कि वी आर डीलिंग विद इजीएस्ट सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। और सारे टॉपिक्स अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट करने के बाद व्हेन वी डू कैलकुलस, तो देखो कितना तुमको कैलकुलस में मजा आएगा, है ना, कि सर सब कुछ बहुत इजी लग रहा है। ऑन टू फंक्शन आई विल डिफाइन, है ना, इसे हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, इनटू वी कॉल नॉट सर्जेक्टिव। ठीक, नाउ, और तुमको पता है मैं यही सीक्वेंस 11th 12th में फॉलो करता हूं, मतलब 11th के बच्चों को पूरी कोनिक पढ़ा दूंगा। ठीक, अलजेब्रा तो उनकी ऑलमोस्ट खत्म ही है, इवन प्रोबेबिलिटी भी मैं पहले ही पढ़ा दूंगा 11th को। पूरा अलजेब्रा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट खत्म करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूं कि चलो अब आओ, अब कैलकुलस पढ़ते हैं। वन also called injective, many one not injective। जस्ट टर्म्स है, तुमको पता होने चाहिए। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं ना, 1 to 1, मैनी टू 1, अरे वही है जो वहां लिखा है ना, वही लिखा हुआ है, 1 to 1, मैनी 1। ठीक, नाउ व्हेन व्हाट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, लिखो यार डेफिनेशन, तुम लोग कॉपी में लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं। f from a to b is on to if, है ना, इसको रीड करने का तुम लोग आइडिया जानते ही हो, a to b, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b, set a to set b is on to if every element in set b if every element in set b is mapped to at least one element
in set A, every element in B is mapped to at least one element in set A. ठीक है ना, एवरी एलिमेंट इन बी, बी का हर एक एलिमेंट एक या एक से ज्यादा ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है। सही है ना? तो अगर बी का हर एक एलिमेंट मैप्ड है, ये देखो ना, तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज समझ गए कि सर बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू बी सेट, वो बी के ही बराबर। अब मैं तुमको जस्ट टर्म्स बता देता हूं। ये जो बी सेट है ना, इन दिस नोटेशन ए टू बी, बी कहलाता है कोडोमेन और ए कहलाता है डोमेन। ठीक, तो रेंज बराबर कोडोमेन। तो इस आइडिया से लोग ऑन टू फंक्शन के सवाल कर लेते हैं कि सर ये तो इजी हो गया। ठीक, तो एक तरह से तुम समझ गए कि सर ऑन टू इनटू, यार इनटू की डेफिनेशन लिखवाऊं, ओरली बोल दूं, ओरली तुम समझ जाओगे। इनटू का मतलब है नॉट ऑन टू, मतलब बी का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी। चलो चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख लो, मैं बोल देता हूं। फॉर इनटू फंक्शन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट मैप्ड टू एनी एलिमेंट इन ए। At least one element in set B is not mapped to any element in set A. सही है? At least one element in B is not mapped. तो मतलब तुम समझ गए कि सर कम से कम एक एलिमेंट बी में होना चाहिए जो किसी से भी कनेक्टेड ना हो। ए बी, आई थिंक दिस इज इनटू फंक्शन, ये इनटू है। कम से कम एक एलिमेंट बी का मैप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या तुम समझ गए कि ऑन टू इनटू के सवाल अब बन जाएंगे, क्योंकि तुमको रेंज निकालनी आती है। तुमने अभी रेंज के क्वेश्चन किए ना, तो क्या तुमने टैली कर लिया कि सर ऑन टू इनटू के क्वेश्चन तो रेंज के प्रॉब्लम है। रेंज ऑब्टेन करो, अगर वो बी सेट के बराबर आ जाए तो वो ऑन टू है, अगर वो बी के बराबर ना आए तो वो इनटू है। ठीक है ना, बी का सबसेट आ जाए कि सर बी से कम आया, से कम सेट है ना, तो दैट विल बी इनटू। आइडिया क्लियर? ठीक है, तो मतलब एक तरह से तुमको आइडिया समझ आ गया कि हाउ टू चेक फॉर ऑन टू इनटू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब समझ रहे हो? 1 1। f from a to b is injective if अरे कैसा बात बोलते हो यार सेजल, हाँ अभी मैं फास्ट लिखा करो यार, 2 स्लाइड्स बैक।
2 स्लाइड्स बैक तो सबसे बेकार चीज लिखी हुई है, आइडेंटिकल इक्वल, इस पे तो सवाल ही नहीं आएंगे। ठीक, 1 स्लाइड बैक, इस पर गारंटी सवाल आएंगे। फंक्शंस में सबसे हाईएस्ट अगर प्रोबेबिलिटी किसी बात की है तो वो इस एरिया की है कि सर इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो, f defined from a to b is injective if every element in set b, if every element in set b is mapped to exactly one element in set A, is mapped to exactly one element in set A, or not connected at all, or not connected at all. Every element in set B is mapped to exactly one element in A or not connected at all. ठीक है, बी का कोई भी एलिमेंट या तो एक से कनेक्टेड है या कनेक्टेड ही नहीं है। मेरे ख्याल से यही मतलब है डेफिनेशन का। दिस इज 1-1 फंक्शन। हर एक एलिमेंट बी या तो एक से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, नॉट कनेक्टेड। डेफिनेशन इज क्लियर। अब मेरे ख्याल से मैनी वन यार तुमको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैनी वन का मतलब है, चाहो तो लिख लो, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन set B is mapped to more than one element in set A. At least one element in set B is mapped to more than one element in set A. कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एक से ज्यादा एक के एलिमेंट से मैप होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। दिस इज मैनी वन, एक से ज्यादा से कनेक्टेड है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, बस एक डेफिनेशन और लेते हैं, अगली क्लास में इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ठीक है ना। और अभी तुमको जैसे मैंने ऑन टू का आइडिया बताया, हाउ टू चेक फॉर ऑन टू, तो तुमने समझ लिया कि सर ये तो रेंज के क्वेश्चन करो, उससे ऑन टू इनटू पता पड़ जाता है। लेकिन 1-1 के लिए मैं अब क्योंकि समय कम है तो 1-1 के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे हम लोग चेक करते हैं फॉर 1-1 मैनी वन, तो वो आइडिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ तुमको डेफिनेशन बता देता हूं, है ना। देयर इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको कि हम लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, है ना। सबसे पॉपुलर तो बाइजेक्टिव है। वी ऑल्सो कॉल इट इनवर्टिबल फंक्शन, वी ऑल्सो कॉल इट नॉन सिंगुलर,
ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो बाइजेक्टिव की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इज बाइजेक्टिव if it is onto and 1 1, function which is 1 1 and onto is said to be bijective function. बस function which is injective as well as surjective is said to be bijective. होमवर्क ठीक, संडे का इस्तेमाल करना है ना। और तुम लोग को वेक्टर का भी देखो कोई होमवर्क नहीं मिला है। एक्सरसाइज 3, अच्छा एक डीपीपी मैंने शेयर की है, तो एक तो डीपीपी डिस्कस करेंगे है ना, और एक्सरसाइज 3 में तुम लोग को डेफिनेटली लोड आएगा, तो आई विल गो अप टू ओनली 20 प्रॉब्लम्स। वीकेंड है ना यार, तो वीकेंड का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद। और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दो है ना, कि सर ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, और जितना जल्दी जल्दी शीट खत्म करोगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि सर शीट हो गई खत्म, फर्स्ट लेवल कंप्लीटेड, नाउ नेक्स्ट लेवल, लेट्स कम टू योर बुक्स। ओके, चलो बाय, जय हिंद।